तभी तो शुरू का स्टार्ट भी पहला स्कोर भी 720 और अभी नीट का एग्जाम हुआ तो उसमें भी पूरा 720 आउट ऑफ 720। कि अगर 3 दिन में भूल जाएंगे फिर क्या ही डॉक्टर बनना है। हाँ फिर क्या डॉक्टर, क्या बात है। कड़क जिगर के होते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है अंदर से, वही बोल पाते हैं। यार 3 दिन पढ़ाई नहीं कर उसमें भूल गए तो क्या डॉक्टर बनना। न्यूमोथोरेक्स में मतलब क्या हुआ, लंग्स में एक साइड का लंग फट गया, मतलब कोलैप्स हो गया था एक साइड से। और न्यूमोथोरेक्स की समस्या फिर बढ़ती चली गई। पापा ने कहा कि यहाँ नहीं, तुम चंडीगढ़ चलो। फिर 2 हफ्ते चंडीगढ़ में रहे। चंडीगढ़ से बात नहीं बनी, फिर 2 हफ्ते दिल्ली में रहे सर। 1 जुलाई को बीमार हुआ था और तब तक सितंबर में फिर मैं वापस कोटा आया। तुमने कितनी बार रीस्टार्ट किया यार। हाँ बच्चों, क्या हालचाल है? बढ़िया हैं? जिसको रिजल्ट के हिसाब से बिल्कुल अपना सपना साकार हो गया उन सबको बधाइयाँ, और जिनको कुछ हल्का सा लगा कि अभी वो मंजिल नहीं मिली, 2024 में सफलता नहीं मिली, तो उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी परीक्षाएं लेती है और इम्तिहान उनका ज़्यादा लेती है जो थोड़े ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी होते हैं। इस इम्तिहान के अंदर कोई संघर्ष करके निखर जाता है और कोई घबरा कर बिखर जाता है, लेकिन इंसान वही है जो मुश्किल में ना घबराए, गिर कर संभल जाए और ठीक कर ले अपनी गलती को, उसको कभी दोहराए नहीं, ठीक करके सुधार करके आगे बढ़ता जाए और दूसरे के हमेशा काम आए। और जो आपने डॉक्टर बनने का प्रोफेशन चुना है उसमें ये गुण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको दूसरों के लिए जीना है। तो आज मैं आपसे इस समय बात इसलिए कर रहा हूँ, मुझसे रहा नहीं गया। मैं कई बच्चों से मिला तो मालूम पड़ा कि बच्चों की अपनी जर्नी कैसी रही, और एक ऐसे बच्चों को आपके लिए आज लेके आया हूँ जिसका रिजल्ट तो गजब का है, लेकिन जब आप इसकी जर्नी सुनोगे तो आपको लगेगा यार ये ऐसे हो सकता है कि ये भी संभव है क्या। तो फिर आपके मन में आएगा इनकी जर्नी को सुन के ठान लो तो सब कुछ संभव है। तो मेरे साथ हैं, मैं पहले बोलूँगा डॉक्टर दिव्यांश जितेंद्र हरियाणा से, जिन्होंने इस बार नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया है। क्या इनकी जर्नी थी, क्या इनके वहाँ पे कैसी दिक्कत थी, कितनी विषम परिस्थितियाँ थी, कितनी प्रतिकूल स्थितियाँ थी, लेकिन फिर भी इन्होंने स्कोर प्रोड्यूस किया 720 में 720। अरे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिसकी इतनी विषमताओं के बाद भी एक टॉपर के रूप में अपना स्कोर प्रोड्यूस किया है। तो शुरू करते हैं। आपका पहले स्वागत है बेटा। थैंक यू सर। सबसे पहले चाहेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली होती है, हल्का सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। जैसे मैं सर हरियाणा में दगड़ौली गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा आर्मी में फ़िलहाल नायक सूबेदार की जॉब कर रहे हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। हम सभी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो साथ में चाचा भी हैं, चाचे भी हैं। चाचा चाची का लड़का है। मैं तो अकेला हूँ वैसे घर में, पापा मम्मी के। दादी भी साथ में रहती है। दादा की 2022 में अभी डेथ हो गई थी, बूढ़े हो गए थे वो। तो ये हमारा परिवार है। बाकी एक तो मतलब खेती भी करते हैं। पापा और चाचा दोनों आर्मी में है। बाकी 3 जनरेशन पहले भी आर्मी में थे, लेकिन वहाँ पे खेती भी करते हैं बाद में, जो चाचा और दादा हैं हमारे। आपने जो बताया उसमें तो लग रहा है कोई खेती करता है, कोई आर्मी में है, और काफ़ी टाइम से आपने बोला और पहले जनरेशन भी आर्मी में थी। हाँ, तो आप तो डॉक्टर का आपने ये ख्वाब पूरा किया है, तो ये आपको कहाँ से मिला है? ये वो पापा ने कहा था सर। शुरुआत में तो मैं इतना कुछ प्रोफेशन को लेके कुछ था नहीं पहले, लेकिन जब जैसे 10th का बोर्ड का रिज़ल्ट, हमारे लॉकडाउन में बोर्ड का पेपर बहुत ज़्यादा लेट हुआ था। तो पापा ने फिर कहा कि क्या करना है। पहले मैंने सोचा कि पापा भी आर्मी में है, मुझे भी एनडीए में जाना था। लेकिन फिर पापा ने कहा कि मतलब हम आर्मी में हैं, तुम एक काम करो, तुम मतलब नीट का ट्राई करो। पापा डॉक्टर बनाना चाहते थे मुझे। तो फिर मैंने पापा को कहा कि मतलब उस टाइम पे मेरा इतना मन था नहीं, लेकिन मैंने पापा कहा ठीक है, मतलब आप जैसा चाहते बन जाएंगे। मैं उस टाइम पे दोनों चीज़ों में अच्छा था, फिजिक्स भी कर सकता, मतलब मैथ्स भी कर सकता था, बायो भी कर सकता था। तो फिर ये मैंने बायो स्ट्रीम चुनी। उसके बाद में फिर पापा ने भी ऐसे पूछा, अपने दोस्तों से पूछा, पहले ये देखा ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है, फिर ये बेस्ट है, और फिर आखिरी में उन्होंने एलन में कोटा में एडमिशन कराया मेरा। मुझे लगता है पापा ने सोचा कि आर्मी में आपकी जनरेशन रही है और पापा भी आर्मी में रहे, तो उनको लगा कि जब आर्मी में कई बार कोई घायल हो जाता है तो डॉक्टर के संभालते हैं, तो उनके मन में आया कि यार मेरा बेटा कोई डॉक्टर अच्छा बने। हो सकता है ये उनके दिमाग में हो सकता है, वहाँ से आया। मैं सोच रहा हूँ ऐसा हो सकता है। तो फिर आप इस तरह से आपका सफ़र स्टार्ट हुआ। यस सर। तो आप कोटा कब आ गए? कोटा में मैं आया था सर यहाँ पे 15 जून को। वो 16 जून को मेरा बैच शुरू होने वाला था।
लेकिन फिर मैं सुपथ बिल्डिंग में गया, लेकिन वहाँ पे मतलब बहन को भी साथ में लेके आया था। ऐसे परिवार में साथ में इकट्ठे रहते तो सोचा कि बहन मतलब सभी बच्चे साथ में निकल जाएं तो बढ़िया। तो छोटी बहन भी आई, लेकिन फिर वहाँ पे हिंदी मीडियम बैच नहीं था, तो 2 दिन सुपथ में क्लास करने के बाद हम यहाँ पे सत्यार्थ में फिर चेंज करना पड़ा। और फिर सत्यार्थ से जर्नी शुरू हुई। शुरुआत में बैच देखा तो मैं तो जैसे लॉकडाउन में था और लॉकडाउन में क्लासेस हो नहीं रही थी, तो जैसे एलन में मैं आया तो वो फर्स्ट टाइम था कि इतने बढ़िया टीचर्स मुझे मिले। स्टार्ट पहले ही डे से मतलब टीचर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड ही था मैं। घर वालों को भी बताया कितने बढ़िया टीचर हैं। उस दिन घर वालों को बाहर गांव में फ़ोन किया। लगा पढ़ाई ऐसे होती है, पढ़ाने वाले ऐसे होते हैं। यस। अच्छा। तो वो पहली बार ही था मेरे लिए इतना बढ़िया पढ़ाई करना। लेकिन वहाँ पे फिर कंपटीशन भी था। जैसे मैं तो वहाँ पे गांव से पहले भिवानी नाम का शहर है वहाँ पे पढ़ा हूँ, तो ज़्यादा मैंने कुछ ऐसे तैयारी की नहीं थी पहले से अर्ली 11th-12th की। लेकिन जब वहाँ पे मैंने देखा तो मतलब बच्चे मतलब जल्दी जवाब दे रहे थे, तो मतलब टीचर के सवाल बोलने से पहले भी जवाब दे, मतलब काफ़ी तेज़ बच्चे थे वहाँ पे। तो मैंने कहा इतने तेज़ तो हम नहीं हैं अभी। हाँ, वो तो हर जगह से बच्चा को एडवांस भी चलते हैं, कई लोग पहले से जागरूक होते हैं। हाँ, तो मैंने फिर कहा कि इनके कंपटीशन करना तो काफ़ी मुश्किल है, मतलब कितनों से करेंगे, ऐसे हर बैच में है। ओहो हो। और फिर मैंने कहा कि ये काम कर सकते हैं, मतलब टीचर्स इतने बढ़िया हैं, इनकी बातों पे भरोसा करते हैं, जो इतना पढ़ाएंगे उतना अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी मतलब बाहर नहीं भागेंगे नहीं इनकी तरह। और फिर यही लगातार 20 दिन तक मैंने ऐसा ही कहा, टीचर्स की बिल्कुल अच्छे से बात मानी। और मतलब जैसे यहाँ पे माइनर भी टेस्ट होते हैं, उस टाइम उनके बारे में मैं सोचता नहीं था, मैं सोचता था कि पढ़ने ही तो आए हैं, पेपर तो होते रहेंगे। और वो मेरा पहला माइनर था, उसमें मेरे 720 मार्क्स आए थे पूरे पहले में। पहले। अरे वाह, शुरुआत बहुत बढ़िया। मतलब आपने ये सोच लिया कि यार बाकी कितनों को देखेंगे, सच तो टीचर जो बोले बस उनको फॉलो करें। यस सर। वो हमको संभाल के चलेंगे तो अपने आप ही। और जहाँ आपको लग रहा है किस्तों तो फाइट करेंगे, मालूम पड़ा पहले टेस्ट में आपके फुल में से फुल मार्क्स आ गए। बहुत बढ़िया। तो फिर उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट तो हुआ, तब मुझे लगने लगा कि मतलब भीड़ भी है लेकिन पढ़ें तो हो सकता है। तो फिर तब टीचर्स से और बढ़िया इंटरेक्शन भी हुआ उसके बाद में। लेकिन फिर मुझे लगा कि 720 तो काफ़ी ईजी है स्कोर करना, तो पहली बार इतना बढ़िया स्कोर आया। तो एक बार मैंने कहा फिर तो एक बार फिर से करके देखते हैं। लेकिन फिर जब एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बढ़ गई तब स्कोर कम हुआ, तब स्कोर हो गया। लेकिन फिर 710 हो गया। फिर अब ये बच्चों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। पहले से हम जब सोचते हैं ना इस बार ये लाएंगे, ऐसा करेंगे, तो जहाँ कुछ ऐसा सोच लेते हैं और जहाँ उम्मीद ज़्यादा कर लेते हैं, फिर वहाँ कई बार लगता है कि यार इतना नहीं सोचना चाहिए, अपना बेस्ट करेंगे, हो सकता है वापस 720 आ जाते हैं। यस सर। तो ऐसे ही फिर मैं पहले तो करता था, काफ़ी ट्राई करता था कि 720 का, लेकिन जब तक मेरे दिमाग में 720 रहा तब तक कभी नहीं आया। फिर बच्चों ध्यान से सुन लो भाई, जब पहले से दिमाग में सोचते हो कि ये स्कोर लाना है, ये रैंक लानी, तो वो रिजल्ट वो नहीं आता। और एक लाइन जो इसे अभी कह रहे हैं हमारे डॉक्टर दिव्यांश कि यार जब सोचा कि यार नहीं सोचा तो 720 आ गए, और जब सोचना चालू कर दिया 720 लाने तो नहीं आ रहे, और जब वापस सोचा कभी ऐसा किया नहीं, आप तो अपना बेस्ट करेंगे, फिर वापस 720 आए क्या? आए हैं सर, अभी नीट में आए हैं। वो तो बिल्कुल फाइनल डे फाइनल एग्जाम में आए, वो तो सबसे बड़ी ताकत तो वो है, वही अपनी हैप्पी एंडिंग जरूरी थी। चलिए आप यहाँ पर आए, हवा पानी बदला, आप बिलोंग करते हरियाणा से, वहाँ की हवा पानी, वहाँ की बोलचाल, वहाँ का कल्चर, एक नए बिल्कुल स्थान पे आना, कल्चर बदलना, हवा पानी बदलना, तो आप कैसे आपने अपने आप को शुरू से इसके अंदर अपने को एडजस्ट किया? बीमार पड़े होंगे? मतलब शुरुआत में आया तब पानी की वजह से बीमार हो गया था मैं, जुकाम हो गया था, गले में खराश हो गई थी। लेकिन वो तो टेम्परेरी था कि शुरुआत में पता था कि ये तो 1 हफ्ते में एडजस्ट हो जाता है। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल बात है कि नया जूता होता है शुरू में, लेकिन हर बार नया जूता पहनते भी और फिर जूता वो आराम से इतना अच्छा हो जाता है कि उससे आराम से कितनी भी यात्रा कर लेते हैं। लेकिन जैसे जो कल्चर का चेंज था, तो वहाँ पे भिवानी में तो हरियाणा में तो दोस्त भी काफ़ी थे, लेकिन यहाँ पे एक तो ये लैंग्वेज वाला बैरियर था कि हरियाणवी काफ़ी कम बच्चे बोलते हैं। तो फिर मैं हमेशा हिंदी बोलता फिर अभी भी, और बिहार के बच्चे काफ़ी थे, तो थोड़ा हमारे ऐसे सोच में भी थोड़ा अंतर है। तो शुरुआत में तो काफ़ी शांत रहता था मैं, लेकिन फिर जैसे जैसे मतलब स्कोर भी आता गया, टीचर से इंटरेक्शन बढ़ा, बच्चों को भी जानने लगा, बच्चे मुझे जानने लगे, तब दोस्त भी काफ़ी अच्छे दोस्त बने, पढ़ाई करने वाले भी दोस्त बने। कुछ दोस्त थे जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर थे लेकिन अच्छे थे, उनसे भी दोस्ती हुई काफ़ी अच्छे से, और फिर ढल गए अपने माहौल में, कोटा के माहौल में ढल गए। तो पढ़ाई के हिसाब से जैसा आप कह रहे हो हरियाणवी लैंग्वेज यहाँ बहुत कम बोलते थे, तो कभी क्लास में आपने हरियाणवी पूछा? आपका बेसिक पढ़ाई का मीडियम हिंदी था कि इंग्लिश था? बेसिक इंग्लिश पढ़ता था। इंग्लिश था, लेकिन वो थोड़ी इंग्लिश वीक होती है हरियाणा हमारी साइड वालों की। हाँ हाँ, मुझे ये लग रहा था, इसलिए कह रहा हूँ मैं।
तो फिर आप सब्जेक्ट में तो इंग्लिश में पढ़ाई करते हो, लेकिन नॉर्मली बोलचाल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कहीं भी वार्तालाप कर रहे हैं तो हिंदी में करते हैं। यस सर। हाँ। हिंदी बोलने में दिक्कत तो नहीं आती ना? नहीं, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपका ये 15 जून या 16 जून 2022 से सफ़र स्टार्ट हुआ हाँ। और अभी 5 मई 2024 तक चला। यस सर। बीच में सिस्टम के अंदर कई तरह के ब्रेक आए होंगे, दिवाली की छुट्टी आई होगी, हाँ। और भी तरह का बीच में होता है। तो आपने अपने आप को, क्योंकि ये लगभग 2 साल की पढ़ाई न होकर तपस्या करी, यस सर। तो इसमें बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा ट्रैक से डाइवर्ट हो जाते हैं। वो एक ललक, एक सनक, एक जो कहते हैं ना कंसिस्टेंसी, उससे लगातार मेंटेन करके पढ़ाई नहीं कर पाते। उसमें आपने अपने को कैसे तैयार किया? वो बच्चों को ढंग से बताओ, वो बच्चों की सबसे बड़ी नीड होती है, उसमें उनको तैयार करना है। जैसे मैं शुरुआत में कोटा में आया था तो ओरिएंटेशन हुआ था हमारा, तो ओरिएंटेशन में काफ़ी अच्छा लगा। तो उसी दिन से एक तो टीचर की ये बात फॉलो की कि मोबाइल को छोड़ ही दो, और जब ये मोबाइल छोड़ने के बाद कॉन्फिडेंस सच में आया कि अभी तो ऐसे अभी कौन सा मोबाइल आपके पास? अभी ये मोबाइल ऐसे यहीं रखा है। दिखाओ जरा सबको, देखो ये मोबाइल है। यस सर। भाई ये तो मल्टीमीडिया वाला नहीं है, ये तो सिंपल नोकिया है, कुछ नहीं। जिसको आजकल नोकिया कर देते, यस किया ही नहीं, इसको सब करना गायब कर दिया इसको तो। यस सर। लेकिन ये वो मोबाइल है जिससे अब आप आराम से मोबाइल कंपनी के द्वारा कोई गिफ्ट ले सकते हो। हाँ। आपने ऐसी अपनी पहचान बना ली। कोई भी आपको आराम से आईफोन का कोई भी 15 हो, 16 हो, जो भी गिनती पहुंची हो, वो आपको गिफ्ट दे सकता है। ये होती है। फेसबुक कुछ नहीं सर। इंस्टाग्राम नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं भी आपका अकाउंट? कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं। अभी नहीं। भैया ध्यान सुन लो, आप जरा इन फेस को लुक कर लो, ढंग से लुक कर लो। हर कोई इसको फेस को बुक करना चाहोगे, हर जना फेसबुक में इनके अकाउंट से जुड़ना चाहेगा। आज अगर खोलेंगे ना तो एक बार में पेज पूरा भर जाएगा। ये होता है तरीका, क्योंकि उन्होंने ध्यान रखा किस समय किस चीज़ को प्रायोरिटी रखनी है, प्राथमिकता देनी है। और आप देखिए पेरेंट्स ने भी कि बेटा बात ही तो करनी है, दिला दिया मोबाइल। खैर पेरेंट्स कहते नहीं बेटा मल्टीमीडिया कर, पढ़ाई भी कर लेना, लेकिन पढ़ाई की जगह उससे फिर कई बार डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्या पापा की क्षमता नहीं थी कि आपको दूसरा मोबाइल दिला सकते थे? नहीं, दिला सकते थे, लेकिन जैसे घर वाले हमारे थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के हैं, तो मतलब उन्हें लगता वैसे है कि मिलिट्री में भी है। हाँ। तो डिसिप्लिन भी है। डिसिप्लिन है सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि विद्यार्थी जीवन के हिसाब से वास्तव में जो विद्यार्थी की परिभाषा है उसमें कहते हैं ना, काक चेष्टा भको ध्यानम श्वान निद्रा ततेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यस सर। तो आपने इस लक्षण का ध्यान रखा कि वास्तव में सोशल मीडिया जो मल्टीमीडिया मोबाइल में होता है उससे अपने को बिल्कुल कट ऑफ रखा, यस सर। क्योंकि बहुत बड़ा वो डिस्ट्रक्शन है, बहुत बड़ा बैरियर है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, वास्तव में दिख रहा है। अब आती बात जो आपका ट्रैक चल रहा था उसमें आपने कह दिया कि हमने इसको बिल्कुल अपने को दूर रखा। यस सर। कभी कदार आपने कोटा में कोशिश करी यार, कोटा में क्या है, कोटा लघु भारत भी, मिनी इंडिया भी है, आजकल कोटा में कई तरह के डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, कोटा टूरिस्ट के हिसाब से भी अट्रैक्टिंग प्लेस बन रही है, तो कहीं कोटा घूमा कि नहीं घूमा? कोटा अभी तक तो पिछले 2 सालों में तो जब तक तैयारी की है तब तक नहीं घूमा। एक बार मैं मूवी देखने गया था जरूर दोस्तों के साथ। कौन सी पिक्चर देखी थी? वो पिक्चर पठान थी सर। पठान। वो भी जनवरी में, एक साल मतलब तो 6-7 महीने हो चुके। पठान पिक्चर ने मैसेज दिया था कुछ, है ना? यस सर। पिक्चर भी देखी तो एक अच्छी, जो कि आपको कुछ इंस्पायर करे, कुछ आपको मोटिवेट करे, कोई आपको लाइफ के लिए मैसेज दे, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब आपने सिस्टम को पूरा फॉलो करते हुए और एक जो वास्तव में डिवोशन, डेडिकेशन के हिसाब से और टॉप पर प्रायोरिटी रखते हुए इस पढ़ाई को अच्छे सफ़र के हिसाब से पढ़ाई न साधना करी है। यस सर। चलिए, एलन के सिस्टम में आपको कैसा लगता था? क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए, आपको पहले ओरिएंटेशन समझा दिया। हाँ। उसका मतलब ये होता है कि आपके साथ सिस्टम क्या लेके चलेगा वो आपको बताया जाता है, ठीक यस है। सर। अब मुझे हल्का सा बताओ, क्योंकि लंबी यात्रा है 2 साल की, आपने कहा आते बीमार पड़ गया, जुकाम हो गया था। हाँ। आपकी हेल्थ बहुत डाउन लग रही, क्या बात है? वो हेल्थ सर, ये डाउन होने का मेन रीज़न तो 12th में जब एंथ्यूज की स्टार्टिंग हुई तो उस टाइम पे 2 महीने तक तो मैं ठीक था, लेकिन फिर अचानक से न्यूमोथोरेक्स हो गया। न्यूमोथोरेक्स में मतलब क्या हुआ, एक साइड का लंग फट गया था। फट गया? हाँ, मतलब कोलैप्स हो गया था एक साइड से, तो फिर एक ही लंग से सांस आ रहा था मुझे। तो जैसे मैं सबसे पहले यहीं भारत विकास बच्चों हॉस्पिटल। ध्यान से सुनो, डॉक्टर दिव्यांश, एंथ्यूज शुरू हुआ जो कि उनका वास्तव में वो साल था जिसके अंदर रनिंग करते हुए उनको अपने मंजिल तक पहुंचना था। शुरू के 1.5-2 महीने एक लंग से कोलैप्स कर गया, सिकुड़ गया, और उसके बाद एक से ही सांस आ रहा था, लेकिन फिर भी विश्वास चल रहा था कि एक सांस से भी जो लंग्स से सांस मिल रही है
उससे भी कहीं पे सिलसिले को रुकने नहीं दिया। अपनी बात कंटिन्यू करो। तो थोड़ी बात बच्चों को मैसेज के रूप में बताना जरूरी है। उसके बाद में जैसे वो मैं भारत विकास हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन तब टीचर से एक तो मेरी बॉन्डिंग बढ़िया थी, तो टीचर मिलने भी आए थे मुझसे। उन्होंने सिस्टम से बात की, उस टाइम सिस्टम ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और 1 हफ़्ता लगा मुझे ठीक होने में। फिर मैं यहाँ पे आया, उस टाइम पे माइनर भी था, तो मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि मतलब सिस्टम मेरे लिए इतना कर रहा है, बीमार होने में मेरी मदद कर रहा है, तो मेरा काम तो सिर्फ पढ़ना ही है अभी। तो मतलब उसके बाद हॉस्पिटल से घर पे आते मैंने पढ़ाई की शुरुआत कर माइनर में स्कोर करने का ट्राई किया। वैसे तो 1 हफ़्ता ख़राब हो चुका था, लेकिन उसमें मेरा 686 स्कोर रहा। तब भी मतलब फिर मैंने बात की, लेकिन उसके बाद में फिर से बीमार, उससे अगले दिन फिर से बीमार हो गया और न्यूमोथोरेक्स की समस्या फिर बढ़ती चली गई। फिर पापा ने कहा कि यहाँ नहीं, तुम चंडीगढ़ चलो। आर्मी में उनके चाचा थे साथ में, तो फिर 2 हफ्ते चंडीगढ़ में रहे। चंडीगढ़ से बात नहीं बनी, फिर 2 हफ्ते दिल्ली में रहे सर। दिल्ली में फिर वो अप्रोक्स में 1 जुलाई को बीमार हुआ था और तब तक सितंबर में फिर मैं वापस कोटा आया। तो उस टाइम तो काफ़ी ये पूरा एंथ्यूज के ट्रैक में आपका शुरू का टाइम भी हुआ और सितंबर के बीच में 2 महीने और फिर वापस एक बार फिर रिपीट हो गया आपका लंग्स का वही प्रॉब्लम। हाँ, वो 2 महीने के बीच में 2-3 दिन क्लासेस की, फिर से हो गया वो। तो 2 महीने तो ऐसे न्यूमोथोरेक्स में हॉस्पिटल के बेड पे रहा। फिर यहाँ पे आया तो डेंगू हो गया आते ही। तो फिर जैसे डेंगू में लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों आपके साथ जो भी पढ़ाई कर रहे हो भी हाल 2025 में दोगे, 26 में दोगे, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई इस तरह से आपके साथ हो रहा है क्या? भाई सर्दी खांसी जुकाम ये तो मौसम के एक लक्षण हैं, लेकिन इस तरह की बीमारी जहाँ लंग्स, जहाँ सांसों का खेल जुड़ा हुआ है, वो कोरोना भी तो लंग्स पे अटैक किया था उसने। और आप यहाँ देखिए 1 नहीं 2 बार, और फिर भी देखिए अंदर से जुनून है क्या टेस्ट देना है, और टेस्ट दिया भी। उन्होंने आपको बताया कि पढ़ाई इतनी नहीं हुई थी, लेकिन पढ़ाई शुरू से अच्छी करी। शुरू में बताया कि पहले माइनर टेस्ट में पूरे में से पूरे नंबर आ गए, 720 में 720 आ गए, तो गुड बुक में आ गए। तो सिस्टम और जितने भी इनके साथ के प्यारे प्यारे इनके जुड़े हुए टीचर्स थे, उन्होंने अपने हिसाब से बिल्कुल अपना मान लिया कि मेरे को इस बच्चे का पूरा ध्यान रखना है। हर सब्जेक्ट के टीचर ने इनका पूरा ख्याल रखा। जब हॉस्पिटल में भारत विकास परिषद में तो मिलने भी गए, केयरिंग भी करी, और फिर वापस से मोमेंटम के साथ पढ़ाई चालू करी। तबीयत खराब है तो भी बोला टेस्ट तो देना है, और टेस्ट दिया तो जो पढ़ाई अच्छी करी थी, करंट के टाइम जो अच्छा पढ़ा था, उसी के रिटेंशन से, उस कंटेंट से ही अपना स्कोर लिया 686। तभी तो शुरू का स्टार्ट भी, पहला स्कोर भी 720, और अभी नीट का एग्जाम हुआ तो उसमें भी पूरा 720 और 720। क्या गजब यार, तुम्हारी जर्नी, मजा आ गया बेटा। मेरी लाइफ में पहली बार सुन रहा हूँ जिस बच्चे ने शुरुआत ऐसे करी, बीच में उसकी किसी बीमारी हो गई, और एंथ्यूज में रनिंग टाइम में जहाँ बाद में बोर्ड एग्जाम है, प्री बोर्ड एग्जाम है, प्रैक्टिकल है, वाइवा है, प्रोजेक्ट है, जो भी कुछ है वो एक्स्ट्रा चीज़ है। बोर्ड एग्जाम के भी अपने 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आपको देने, वो इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, और फिर आपका इधर का अपना लगातार ट्रैक है। हैट्स ऑफ बेटा। थैंक यू। वो फिर उसके बाद में जैसे डेंगू हुआ, लेकिन उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। 1 हफ्ते में वो ठीक हो गया, लेकिन फिर मम्मी को ही डेंगू हो गया। तो मैंने कहा, फिर मम्मी के पहले तो फिर मैं क्लासेस जाने की सोच रहा, लेकिन मम्मी बीमार थी, तो 1 हफ्ते फिर मम्मी के साथ रहा हॉस्पिटल में, उनको खाना दे के आता आर्मी हॉस्पिटल में ही। तो फिर अप्रोक्स वो 15 सितंबर हो चुका था। फिर मैंने कहा एक बार फिर से क्लास में चलते हैं। तो क्लास में उस टाइम पे मैं गया था, मुझे ज़्यादा ऐसी उम्मीदें तो कुछ बची नहीं थी कि 2.5 महीने बाद आ रहा हूँ मैं। लेकिन फिर जैसे टीचर्स ने बहुत बढ़िया वेलकम किया कि मतलब इतने महीने बाद, तो मतलब फिर से अच्छा लगा। और मतलब टीचर के फिर से एक बार सपोर्ट से मैंने कहा कि एक बार बिल्कुल 0 से फिर से शुरुआत करते हैं। अभी 10-15 दिन लगे मुझे समझने में क्या करना है। काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि जो टीचर पढ़ाएंगे वो फिर से पढ़ लेंगे। एक बार फिर से वही दिमाग में था कि किसी की बराबरी करनी नहीं है, बाकी बच्चे काफ़ी आगे निकल चुके होंगे अब तक। तो जो टीचर पढ़ाएंगे उन्हीं की बात मानेंगे। ज़्यादा भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो नोट्स करा रहे हैं इतना तो कर ही सकते हैं हम। तो फिर उसी शुरुआत की, नंबर बढ़े भी धीरे धीरे, लेकिन फिर ऐसा था कि जनवरी में डाउनफॉल आ गया। वो काफ़ी कि 580 बार बार। और उसके बाद में तो जब मैं प्रैक्टिकल देने गया तब तो एक बार 450 भी स्कोर आया था। अरे तुमने हिम्मत बहुत रखी। मैं यहाँ पे हल्का सा रोक रहा हूँ कि तुमने बोला कि मम्मी को डेंगू हो गया, तो मैं वहाँ घर चला गया, वहाँ जान के उनका ध्यान रखा। मम्मी साथ में थी। यहाँ मम्मी साथ में थी, लेकिन मम्मी की आपने पूरी केयरिंग करी। यस सर। तो आपने देखो हर तरह के कर्तव्य का निर्वाह भी किया है। एक बेटे के हिसाब से माँ का पूरा ध्यान रखा है, अपने हिसाब से कोशिश करी, जिस टारगेट को लेकर उसमें पूरी कोशिश करी। तो जब ईमानदारी से आप चल रहे हो ना, तो ऊपर वाला भी आपको इनडायरेक्टली पूरा ध्यान रखते हुए, ठीक है आपका एग्जाम ले रहा है, आपको टेस्ट कर रहा है। कई बार कहते हैं कि ऊपर वाला
कभी किसी को अपने जो संतान उसको परेशान नहीं करेगा, उसको मालूम है कितना लोड उठा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको किसी को अगर लोड ज़्यादा दे रहा है इसका, तो उसको मालूम है कि तुम उतना भी उठा सकते हो, हाँ। और तुम उसके अंदर वापस से बाहर आके सक्सेसफुली मजबूती से आगे बढ़ सकते हो। इसलिए तुमको हर तरह टेस्ट किया, खुद को भी बीमार किया, मम्मी को भी डेंगू किया, तुम्हें भी डेंगू किया, और वापस से बोला आ जाओ फिर ट्रैक पे, तुम फिर चल जाओगे, और तुमने फिर कोशिश करी, ठीक है। ये सब रिहर्सल थे, कोई फाइनल तो था नहीं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। भले आपका स्कोर 680 से 650 आ गया कि 585 हो गया या 500 से भी कम हो गया जो आप बता रहे हो। हाँ। मतलब बच्चों यार, रियलिटी मतलब आप सोचो, जिसका स्कोर अभी हाल नीट के अंदर 720 to 720 है, जिसके आगे कोई नहीं है, 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और एक भी जन आगे नहीं है, बराबर हो सकता है, लेकिन उसकी जर्नी देखिए बच्चों, जरा सोचो, कान खोल के सुनो, दिमाग खोल के सुनो, कैसी विषम स्थिति है, कैसी प्रतिकूल स्थिति है, और उसके बाद आज यहाँ मेरे साथ बैठे हैं। जरा और हल्का सा आगे बताइए। वो फिर बोर्ड का पेपर देने गया मैं, तो स्कोर तो उस टाइम काफ़ी कम हो चुका था, लेकिन फिर जैसे क्लास में बच्चों से बात करते हैं, दोस्त काफ़ी बढ़िया थे मेरे, लेकिन फिर उनसे भी डिस्कस करता तो उनके मार्क्स काफ़ी बढ़िया आ रहे थे। तो मतलब आप इतने बढ़िया दोस्त अच्छे क्यों नहीं होंगे? आप इतना अच्छा नेचर रखते हो, और फिर आपको दोस्त दोनों तरह के मिले, पढ़ने वाले और थोड़े से सपोर्ट देने वाले। बड़े पढ़ाई अच्छी नहीं करते होंगे, दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता होगा, दिमाग नहीं चलता होगा, लेकिन केयरिंग नेचर के। यस सर। ओके। तो उसके बाद में फिर बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में एक स्ट्रेस मतलब रेस्ट किया था अच्छे से। बोर्ड में थोड़ी नॉर्मल पढ़ाई करेंगे तब भी चलता है। तो बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा माइंड फ्री था कि अभी 1 महीने नीट की तैयारी नहीं की है, तो फिर थोड़ा क्लियर दिख रहा था कि मतलब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा भी ज़्यादा करने का तो कुछ ज़्यादा तो कर भी नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि जो फिर भी कुछ पुराना बैकलॉग बाकी था, फिर पुराना बैकलॉग मैंने नोट्स बनाए, अभी 40 दिन पहले की बात है नीट के पेपर से, पुराने नोट्स बनाए, उनको पढ़ने लगा। लेकिन जैसे ये था कि मार्क्स तो उस टाइम पे कम ही आने थे क्योंकि कंप्लीट नहीं था, लेकिन जो मैं पढ़ता उसमें मार्क्स आ जाते। अगर मैं एक चैप्टर में 3 सवाल आ रहे हैं और मैंने वो पढ़ के गया तो उसमें फुल स्कोर कर देता, वो तो आसान था मेरे लिए काफ़ी, तो उससे कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होता। यहाँ मैं रुकूंगा बेटा। बच्चों ध्यान सुनो, डॉक्टर दिव्यांश क्या कह रहे हैं इनकी जर्नी के अंदर, कि जो चैप्टर कर लेता था उसमें मेरा क्वेश्चन नहीं अटकेगा, तो जितना इन्होंने कर लिया उसको ऐसा परफेक्ट किया कि उसका कोई क्वेश्चन नहीं रुका, और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाते चले गए। और आप देखो इन्होंने क्या सोचा कि जो पढ़ लूँगा उसका क्वेश्चन कर लूँगा। एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं, अब उसमें लिए आसान है, वो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इस कॉन्फिडेंस से बढ़ते चले गए। कहाँ इनका स्कोर 500 के नीचे चला गया था, और ये भी बता रहे हैं कि 40 दिन पहले इस पढ़ाई को विशेष इन्होंने एक्सेलेरेट किया, एक अलग एक सकारात्मक ऐसी सोच रखी टॉप लेवल की, कि आज जितना करूँगा उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में कर लूँगा और उसका स्कोर मेरा पूरा होगा। और आगे बताइए, सब बहुत ध्यान सुनना चाहते हैं आपकी बात। तो उसके बाद में जैसे शुरुआत की थी मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद, तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि बाकी चीज़ों के और स्कोर के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो अभी फिर मैंने कहा कि मतलब दिन में 4 सेट बनाएंगे 3-3 घंटे के, 3 घंटे में एक चीज़, फिर एक चीज़, फिर एक चीज़, फिर एक चीज़, और बीच में एग्ज़ाम भी होगा, उसमें से 2 से 5:30 तक। तो फिर उसमें भी मैं फिर ट्राई करता चला गया, लेकिन ऐसा था कि एग्ज़ाम के ओरिएंटेड में नहीं पढ़ता था। मुझे पता था एग्ज़ाम में तो जैसे सभी ऊपर से देखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मेरा कोर्स पूरा नहीं है तो मैं एग्ज़ाम को तो एज साइड अटैम्प्ट चलता था। पहले तो था कि कोर्स पूरा करें, और एग्ज़ाम फिर एज सपोर्ट करता, जो पढ़ा है उसमें नंबर आ जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला गया, और एट द एंड जो आखिरी मेजर हुआ था उसमें 700 तक टच कर पाया था मैं। यार बेटा, बच्चों ध्यान से सुनो यार, गजब बात है। मतलब कितना अंदर का एक कह दीजिए बोल्डनेस है, अंदर से कितने दबंग है, ये सोच लिया कि यार पेपर भी देना है, लेकिन पेपर का सिलेबस तो पूरा आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना, लेकिन जितना पढ़ के जाएंगे चारों सब्जेक्ट में 3-3 घंटे के हिसाब से, और टेस्ट भी देना है 2 से 5:20 का टाइम जो है, तो उसमें जितना चारों सब्जेक्ट में पढ़ा है उसका नंबर जरूर ले आएंगे, और हर बार ऐसे पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और लास्ट टेस्ट तक, जबकि सब टेस्ट फुल सिलेबस के हो रहे हैं, लेकिन इतना विश्वास रखा कि मेरा पेपर पूरा है ही नहीं, जितना मुझे आता है उसके नंबर मुझे पूरे वसूल लें। और करते करते एक दिन ऐसा हो गया कि जब ये हो गया कि अब तो पूरा सिलेबस हो गया और अभी भी ये टेस्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद तो मेरा स्कोर आराम से, जो मेरी आदत पड़ गई कि जितना आता है उसके नंबर आ जाते हैं, तो स्कोर बढ़ता गया,
और आज बिल्कुल टॉप पर 720 आ गए। क्या बात है बेटा, शाबाश, मजा आ गया यार। ये बात कई बार बोली जाती है, आज ये चरितार्थ हो गई यार। बच्चों से कई बार कहता हूं मैं दिव्यांश कि तुम्हें जितना आता है ना उसको अटेम्प्ट करके आओ। यस पता नहीं वही क्या बेटा, जितना आता है, और टाइम तो वही मिलता है 3 घंटे 20 मिनट। यस सर। तो जितना आता है उसको तसल्ली से करेंगे, फोकस से करेंगे, तो हमारी एरर करने की आदत खत्म हो जाएगी। हमारी एफिशिएंसी ऐसी हो जाएगी जो अटेम्प्ट करते हैं वो सही होता है। और ये मालूम है कि जो आता है उसी को अटेम्प्ट करना है। हाँ तो पहले ही मान लिया रिहर्सल है, इसमें स्कोर किसी को बताना नहीं, और खुद को मालूम है अपना मिरर कि मुझे स्कोर पूरा आना नहीं, क्योंकि आता ही नहीं पूरा। यस सर। तो जितना सिलेबस आता है उसका स्कोर ले आएंगे। और इससे अच्छा अल्टीमेट बच्चों एफिशिएंसी क्या हो सकती है कि जितना आप तैयार हैं उतना स्कोर आपका प्रोड्यूस हो रहा है। और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ और धीरे धीरे स्कोर को फुल आउट ऑफ फुल तक पहुंच जाओ। और ये करके दिखाया दिव्यांश ने। मैं बहुत बच्चों से मिला हूँ, बहुत बच्चों से टॉपर स्टॉक किया है मैंने। वो टॉपर स्टॉक तो टॉप करने के बाद किया है, लेकिन आज बहुत पहले कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपकी जर्नी का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बेटा आपसे मुझे बात करनी, कई बच्चों तक बात पहुंचानी, कई बच्चे आपसे कनेक्ट कर रहे होंगे और ये देख रहे होंगे यार मैं तो इससे बहुत अच्छे से, मतलब मेरी इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना घर में कोई प्रॉब्लम हुई, ना कोई बीमार पड़ा, ना बीमार पड़ी, ना कोई ऐसी दिक्कत आई, ना कोई ऐसे चैलेंजेस हुए। अपन तो आराम से मस्ती से पढ़ाई कर रहे हैं, चले तो भी नंबर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि पहले से रिजल्ट सोच लेते हैं, पहले से सोच लेते हैं यार पूरा पेपर आता ही नहीं, नंबर पूरा आएंगे ही नहीं। अरे क्यों? पहले रियलिटी मानो कि आपको पूरा नहीं आता, लेकिन जितना आता उतना नंबर आने चाहिए। यस सर। ये तुमने बेटा आज लाइन प्रूफ कर दी मुझे। मतलब कह रहा हूं कि इतना ज़्यादा अब इस बात पे विश्वास हो गया, मैं इसको और दबों के बोलूँगा बच्चों से, तुम्हारा एग्जाम्पल देके बोलूँगा, जो बच्चे सुन भी रहे अभी हाल, कि अगर हम रिहर्सल में ये मान के चले कि जितना आता उतना ही खेलेंगे और धीरे धीरे खेलने के अंदर अपने को बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे हाई जंप वाला पहले इतना कूदता है, फिर 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 पता नहीं कहाँ तक कूद जाता है। यस वो आपने अपने को धीरे बढ़ाते चले गए। क्या जर्नी यार, रियली मजा आ गया। और आपका धीरे धीरे 700 के ऊपर स्कोर आ गया और फाइनल तो फुल। वो फाइनल में तो ऐसा हुआ था सर, जैसे जो 700 स्कोर आया था 2 अप्रैल को, नीट से 3 दिन पहले, तो मैंने सोचा 2 मई को। हाँ 2 मई को। तो मैंने सोचा कि एक बार कोर्स तो पूरा हो चुका है, लेकिन फिर ये तो चॉइस थी कि एक बार मैं फिर से सब कुछ पढ़ लूँ या फिर मतलब अभी थोड़ा रेस्ट करूँ और समझूँ मतलब क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। तो मतलब जैसे टीचर से बात की उनसे, तो टीचर कहते थे कि मतलब लोड नहीं लेना है, अभी आराम करो, आराम से मस्त रहो, हो जाएगा। तो फिर जैसे मैंने भी टीचर्स की बात मानी कि 3 तारीख को भी नहीं पढ़ेंगे, 4 तारीख को भी नहीं पढ़ेंगे। टीचर्स की बात क्या, टीचर्स तो बोलेंगे बेटा तेरा तो हो जाएगा, क्योंकि तेरा तरीका अनूठा निकला बिल्कुल, कि तेरे को अंदर से तूने कर रखा है कि जो आता है बस उसको अटेम्प्ट करेंगे और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे। और हम पहुंच गए फुल कैपेसिटी पर, तो फुल स्कोर आ गया। यस सर। और फिर इस समय टीचर ने जो बोला कि बेटा बिल्कुल चिल करो, कूल करो, रिलैक्स रहो, तुम बिल्कुल अच्छा कर जाओगे, क्योंकि तुम अच्छे तरीके से एक अच्छी रणनीति से चल रहे हो। यस सर। फिर 2 मई, 3 मई, 4 मई क्या रहा? फिर वो 3 मई और 4 मई में, लेकिन कई बार ऐसा लगता था कि 3 दिन की पढ़ाई थोड़ी गलत तो नहीं कर रहा है, लेकिन पढ़ फिर लें, थोड़ा पढ़ कई लें। बार ऐसा, लेकिन फिर अपने आप को समझाते थे कि अगर 3 दिन में भूल जाएंगे फिर क्या ही डॉक्टर बनना है। हाँ फिर क्या डॉक्टर, क्या बात है, मतलब कितनी बड़ी बात है यार। ये बड़े कहना है कि अच्छे जो कड़क जिगर के होते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है अंदर से, वही बोल पाते हैं यार 3 दिन पढ़ाई नहीं कर उसमें भूल गए तो क्या डॉक्टर बनना। तो ना डॉक्टर बनने के बाद रटते रहेंगे, मेडिसिन का नाम पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे, कोई पेशेंट आएगा पहले बैठ के पढ़ लूँ, याद आएगा ही नहीं आएगा, उसको कैसे डायग्नोस करूँगा। ये गजब का, ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है अंदर की बोल्डनेस, और बोल्डनेस इज एवरीथिंग। बहुत बढ़िया बेटा। तो 3 मई 4 मई रिलैक्स रहे, टाइम पास की पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई छोड़ ही दिए, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी सर, मतलब ईमानदारी से, ईमानदारी से, ढंग से बोल, बच्चे सब सुन रहे हैं, मतलब कसम से सर। मतलब आपने 2 मई 3 मई के बाद पढ़ाई को लगभग छोड़ ही दिया। बोले सोचा कि यार 3 मई 2-3 दिन भूल गए तो क्या डॉक्टर बनना। यस सर। चलो छोड़ो, देखा जाएगा जो होगा। फिर आराम से फुटबॉल खेलता था, तो फुटबॉल भी खेला पार्क में दोस्तों के साथ जाके, उनसे बातें की। और 5 मई का तो पेपर के टाइम ऐसा था कि मतलब स्कोर का बिल्कुल छोड़ चुका था मैं, कुछ नहीं करना है, जितना आएंगे उतने भगवान की दया से बहुत हैं। और फिर अटेम्प्ट करने बैठा तो 2 राउंड में हमारे टीचर ने कहा 2 राउंड में पेपर करना चाहिए। वही स्ट्रेटजी थी शुरुआत से। पहला राउंड किया, 165 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 15 क्वेश्चन सर्कल थे, लेकिन मतलब मैंने कहा कोई बात नहीं, सर्कल हो तो गलत हो जाएंगे, 645, हमें तो किसी की भी उम्मीद नहीं है, 645 भी काफ़ी हैं, सही हो जाएंगे तो 720, ये भी काफ़ी हैं। तो फिर वो किस्मत ही बढ़िया थी सर कि सारे के सारे फिर सही अटेम्प्ट किए। तो पहला राउंड 165 हो गए थे आपके, हाँ। आउट ऑफ 200। यस सर। तो ये सब्जेक्ट
मतलब तरीका तो बिल्कुल बेस्ट यही है। रणनीति क्या है, चलो बच्चे ये भी आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे एग्जाम्पल बने, बहुत अलग तरह का, मतलब विलक्षण आपका उदाहरण दिख रहा है मेरे को। ये बहुत असाधारण वाली बात है, ये सामान्य बात नहीं है। बहुत टॉपर बच्चों का शेड्यूल सुना सब पना, लेकिन ये जर्नी थी वो अलग मिराकल जर्नी थी। तो मेरा ये कहना है कि आप फिर भी हल्का सा बताओ कि अभी जो लास्ट में आपने, क्योंकि आपने तो बोला पढ़ाई नहीं करे, फुटबॉल खेले, सब कुछ किया, मस्ती करी, और बोले जाएंगे जो आ जाएगा तो ठीक है, 645 भी सही है और 720 भी सही है। मतलब किसी प्रकार का टेंशन, एंजाइटी, कोई स्ट्रेस, कोई प्रेशर, कोई ओवर थिंकिंग करी नहीं कभी? नहीं, कुछ नहीं। बच्चों ध्यान सुनो, ये ओवर थिंकिंग, ये स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत खतरनाक चीज़ है। कितना कूल होके बात कर रहा है, और स्कूल होके 2-3 दिन तो पढ़ाई नहीं करी और बाद में फुटबॉल खेली, और उसके बाद आराम से कूल होके एग्जाम देने चलेगा, बोले जो आ जाएगा वही ठीक है यार, देखा जाएगा, देखते हैं क्या स्कोर आता है। वो बच्चा बात कर रहा है जिसके पूरे में से पूरे नंबर हैं, और इस समय आप सबको अपनी जर्नी बता रहा है। सोचिए। तो मुझे हल्का सा बताओ, मतलब बच्चों को साथ शेयर करो कि आपने पेपर अटेम्प्ट करने में जो 2 राउंड बोले हैं, उसे बच्चा सुनना चाहता है ढंग से आपसे, क्योंकि आप इस समय एग्जाम्पल बने हैं। आपकी बात पे ज़्यादा विश्वास करेगा कि आपने पेपर को कैसे स्टार्ट किया। तो शुरुआत मैंने बायोलॉजी से की थी, तो क्योंकि बायोलॉजी मुझे ऐसा था अगर फिज़िक्स को टफ़ बनाया जा सकता है, और अगर फिज़िक्स टफ़ आ गई, और मैंने तो जैसे बेसिक ही पढ़ा है, ना ज़्यादा कुछ कर पाया हूँ, टाइम भी कम था, तो बायो में लेकिन मेजर पोर्शन एनसीईआरटी से आता है, तो मैंने कहा कि बायो में अगर करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। फिर केमिस्ट्री, और एक मेरा पैटर्न था कि मैं आधे घंटे पहले एग्ज़ाम कर देता था, तो इससे ये फ़ायदा मिलता जो सवाल रह जाते, तो इतना टाइम था आराम सोचने करके मैं डिराइव भी कर पाऊँ, फॉर्मूले डिराइव भी कर लेता था, एक्स्ट्रा भी सोच लेता था। स्पीड भी अच्छी थी और एक्यूरेसी तो ही। हाँ, ये स्पीड। बहुत दो ही तो खास की फैक्टर जिस पर आपका कमांड है बेटा, ये आज के एग्जाम की नीड है। और फिर जैसे एक तो मेजर में मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस की कि सेक्शन बी में अपने पास चॉइस होती है कि 15 में से 10 करने, तो उसमें से तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। सुनो ध्यान से, 15 में से छांट के 10 कर रहे हो तो उसमें तो एक भी गलत होना ही नहीं चाहिए। अरे छांटो ढंग से 10 ना, क्यों किसी एक क्वेश्चन के पीछे पढ़ के बोले इसको करके मानूंगा। अरे वो कह रहा है भाई 15 में से 10 छांट लो, भले मुझे छोड़ दो, लेकिन 10 छांट के नंबर पूरे ले लो जो आपको चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी हार्ड आ जाए तो उसको छोड़ दो, कोई आउट ऑफ आ जाए उसको छोड़ दो, आउट ऑफ अप्रोच आए उसको छोड़ दो, अपने आप वो छटनी में निकल जाएंगे। राइट, आगे बोलो। तो इसमें शुरुआत में तो, और मेजर में इस चीज़ पे तो कमांड हो गई थी कि जब 15 पहले सॉल्व कर देता था, और फिर उसमें से 10 जो पहले से किए हुए हैं वही अटैम्प्ट करने की ट्राई करता था। जैसे कोई नया पैटर्न का सवाल है तो उस पर श्योर नहीं होता था तो उसे छोड़ ही देता था। तो फिर ये चीज़ डेवलप की। फिर नीट से पहले भले ही पढ़ाई नहीं कर, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था कि सेक्शन बी में गलत नहीं होंगे, 40 सवाल कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे ये भी होने लगा कि आसान सवाल भी कर सकते हैं। आप, मैं हल्का रोक रहा हूँ बेटा, तुम्हारी बातें इसलिए लग रही इंप्रेसिव कि मैं एक एक बात को बच्चों को, मतलब कैसे कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है कि सेक्शन बी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। इसलिए 15 में से हर में 10 करने, यानी 10 × 4 40 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। मैंने, मतलब किसी बच्चे ने ऐसा सोचा नहीं होगा बोलने के लिए, हम बोलने ही करके आए हैं, उस प्लानिंग से गए थे एग्जाम को देने के लिए, और पहले ही सोच लिया कि चॉइस, जहाँ चॉइस सेक्शन है 15 में छांट के 10 हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं, और आराम से 40 क्वेश्चन तो वहाँ बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया। आगे तो 40 तो ये हो गए थे, और इजी क्वेश्चंस भी, जैसे मेजर पार्ट तो इजी आता है, तो इजी क्वेश्चंस में मैं था कि बेसिक तो पढ़ा है तो हो जाएगा, लेकिन फिर जो हार्ड टफ क्वेश्चंस थे उसमें मैंने ऐसा कुछ चैप्टर्स में अप्रोच लगाने की सोची। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो सेल वाला पार्ट है वो मैं याद तो नहीं कर पाता, लेकिन जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, बेसिक बात बिल्कुल। हाँ, तो जो भी पूछते तो मैं ये देख लेता है इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता। एलिमिनेशन, वेरी गुड। एलिमिनेशन पे काफ़ी प्रैक्टिस की थी, और ये तो ऐसा है कि जब मैं अटैम्प्ट भी करता तो बाकी 3 ऑप्शन पे क्रॉस जरूर करता था, और 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट करना काफ़ी आसान हो जाता है नीट के पेपर में फ़िलहाल तो ऐसे फिर 1-2 क्वेश्चंस में तो तुक्का भी लगा देता, वो भी ठीक ही हो जाता था। तुक्का भी, लेकिन पॉजिटिव रिस्क का, हाँ, समझकर ऑप्शंस में 2 को सोच के तो हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट कर दिया मन में, उसके बाद लगा कि यार ये होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। चलो बता दो कितने तुक्के लगाए थे इस बार? तुक्का सर वो एग्जैक्टली जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है उसमें तुक्का नहीं था, लेकिन मैंने ये रीज़न सोचा था। अगर मतलब टीचर मुझे पूछेगा तुमने ऐसा क्यों लगाया, तो मैं ये कह पाऊंगा कि मैंने रेडियो एक्टिविटी से सोचा है। तो मेरे पास ये है कि ये मैं इतना सोच पाया हूँ, ऐसा ब्लाइंड तुक्का नहीं मारा था। तो उसी हिसाब से फिर एक वही ऐसा था, बाकी तो सब कुछ आता था। जैसे आपने ये एटम वाला जो क्वेश्चन बच्चों को चला, इसको कैसे सोचा? इससे सोचा होगा रेडियो एक्टिव से? हाँ, रेडियो एक्टिविटी से कि हर एलिमेंट्स आपके अनस्टेबल होते हैं। यस सर। हाँ, तो इसी से
फिर मेरे पास उसमें रीज़न ये तो नहीं था कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर नए में नए ऑलमोस्ट आ गया था, पुराने में ईच एलिमेंट था, ऐसा कुछ था? या फिर आपने सोचा नहीं, अब सीधी सी बात है, जो हमारी होती है पीरियड टेबल होती है, उस टेबल के अंदर रेडियोएक्टिव सीरीज होती है, वो एलिमेंट्स कौन से हैं जो कि हमेशा डिके होते रहते हैं, अनस्टेबल होते हैं? नहीं, एनसीईआरटी तो फिजिक्स की जैसे पढ़ ही नहीं पाया था। ये लो, एनसीईआरटी तो पढ़ी नहीं, तो ओल्ड और न्यू की बात क्या करूं? लेकिन ये बात है गजब की कि अपना थॉट लगाया कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनकी सीरीज होती है, तो अगर वो है इसका मतलब हर एटम स्टेबल नहीं हो सकता। कितना अच्छा तरीका है। और कहीं तुक्का लगाया? ये तो फिजिक्स की बात हो गई, केमिस्ट्री में और वैसे तुक्का तो नहीं था, लेकिन एक जो बायोलॉजी का सवाल था डाइवर्सिटी का, उसमें टेरोफाइलम और जैसे टेरोपस नाम की टर्म आती है, तो टेरोफाइलम भी, जैसे टेरोफाइलम तो एंजल फिश होती है, टेरोपस तो फ्लाइंग होती जो है। बच्चे सुन रहे समझ रहे मतलब बच्चे तो वो समझ रहे पाएंगे। होंगे। हाँ। टेरोपस तो फ्लाइंग फॉक्स होती है, हाँ। और टेरोफाइलम एंजल फिश होती है। उसमें टेरोफाइलम को मैं एक बार फ्लाइंग फिश लगाने वाला था, तो उस टाइम मुझे ऐसे क्लिक हुआ कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसको मैं सेकंड राउंड के लिए होल्ड किया, और फिर 60% तो श्योर था कि एंजल फिश ही होती है, तो उसमें फिर किया मैंने, वो भी ठीक हो गया। भला वो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो भी तुम्हारे साथ तो मैं बात करता जरूर, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अलग तरह की बेटा। ठीक है, मान लो क्वेश्चन गलत हो जाता, 720 नहीं होते, लेकिन तुमने वहाँ भी अपने आप को संभाल कर और वास्तव में थोड़ी सी सूझबूझ के साथ उसको सही कर दिया। मतलब तुक्के भी लगाए तो ब्लाइंड करके नहीं लगाए, लेकिन सोच के लगाए। वो तुक्का कहलाता भी नहीं, वो आपकी एक स्मार्टनेस कहलाती है, वो आपकी पॉजिटिव रिस्क कहलाती है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आएगा तो पॉजिटिव आएगा। ऐसा ये नहीं कि 2-3 क्वेश्चन किए तो लगता नहीं कि सर सब मिला के नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चलिए, तो बच्चों ये आपने ध्यान सुना कि एक तो लास्ट मोमेंट पे कितना कूल होके गए, कोई आपत आपे की पढ़ाई नहीं, 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद रिलैक्स होके जा रहे हैं कि जो स्कोर आएगा उस पर अपन तो खुश है भैया, कूल है। 645 तो भी दिक्कत नहीं, 720 तो भी दिक्कत नहीं। मैंने ऐसा बच्चा आज तक सुना ही नहीं, ना देखा, ना कहीं बैठ के बात करी किसी ऐसे बच्चे से। चलो बेटा, अब हल्का सा बताओ, ये जो बच्चों को एक बार दिक्कत आती है कि यार हमारे लिए नए क्वेश्चन आ जाते हैं, ABCD वाले क्वेश्चन आ गए, जैसे बायो में इस बार आपके ज़्यादा मैथ्स द कॉलम वाले क्वेश्चन आ गए। आपके आजकल क्वेश्चन ABCD सब में आ रहे हैं, मैट्रिक्स सब में आ रहे हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, एडिशन डिवीजन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो पैटर्न में कुछ ऐसे नई चीज़ आती है, कई बच्चे घबरा जाते हैं, कई बच्चों की आदत होती है सॉरी होता नहीं क्या हो गया क्या आ गया, आता सबके लिए। तो तुम इसको कैसे टैकल करते हो? वो स्टेटमेंट वाला तो जैसे एनसीईआरटी पढ़ने का, तो एनसीईआरटी पढ़ते हुए मैं खुद से स्टेटमेंट को बना लेता हूँ कि इस स्टेटमेंट में से मैं नोट हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो गलत सही, तो पढ़ते हुए अपने आप दिमाग में आ जाता है। और जब PYQ करते हैं नीट के भी, तो उसमें जल्दी जल्दी करते हैं तो सिली मिस्टेक्स होती हैं, और वो सिली मिस्टेक्स फिर पेपर के टाइम पे सच में याद आ जाती हैं कि ये यहाँ पे गलती हो सकती है। और एक तो मतलब बिल्कुल बेसिक गलती कर दी थी मैंने, नेफ्रॉन को न्यूरॉन पढ़ लिया, तो फिर ये चीज़ भी मैं ध्यान रखता था कि इसको ये नहीं पढ़ना है, हिंदी में लिख लेता था यहाँ पे ध्यान रखें, सतर्क रहें, ऐसा। इसका मतलब जब आपने रिहर्सल में कोई गलती करी होगी तो वहाँ आपने को नोट कर लिया, यहाँ सतर्क रहें, यहाँ सावधान रहें। तो यही तो समझदारी की बात है, यही तो स्मार्ट वर्क है कि भाई रिहर्सल में जो गलती कर ली क्यों हुई, इसका ओरिजिन क्या था, उस कारण को लिख लिया कि भाई यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ गच्चा खा सकते हैं, यहाँ झटका खा सकते हैं, यहाँ सतर्क रहें, सावधान रहें। और जो कोई भी बात थी तो उसके हिसाब से पहले हिंदी में लिख लिया, लेकिन अलर्ट हो जाए ताकि यहाँ भूल कर भी गलती रिपीट ना हो जाए, फाइनली रिपीट ना हो जाए। बहुत बढ़िया बात है, एंड दैट इज़ की फैक्टर फॉर एफिशिएंसी कि आपकी कोई गलती रिहर्सल में जो हो चुकी है वो फाइनल डे रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो इसका सार है, इसीलिए अपन ये प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, अब एक ये बताओ, बच्चों को कई बार रहता है कि आपने अपने पढ़ाई के हिसाब से जो आपके सोर्स हैं उसमें आपने तीनों सब्जेक्ट या और बल्कि चारों बोलो, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, आजकल 4 बोलते हैं, इसमें क्या क्या सोर्स आपने रखा? जैसे 11th में तो मेरा मेन था कि मतलब अभी 10th से निकल के आए, तो माइंड डेवलप करना काफ़ी ठीक रहेगा कि मतलब जितना याद हो पाएगा उतना कर लेंगे, टीचर्स की बात सुनेंगे, टीचर्स कहें ये याद कर लो, तो उन पर मतलब ऐसा सिलेक्टिव होकर नहीं पढ़ता था कि ये नीट में आएगा नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। उनकी बात पे भरोसा किया, उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की कि फ़िलहाल जैसे काइनेमेटिक्स NLM की अभी प्रोग्राम करेंगे तो आगे जाके अच्छा रहेगा ये। तो उस 11th में तो बिल्कुल भी सिलेक्टिव नहीं था मैं, कि ऐसा नीट के लिए बिल्कुल भी ओरिएंटेड नहीं था। मतलब जो टीचर बोल रहे थे उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, इसमें प्रैक्टिस करनी बेटा प्रैक्टिस करो, तो खुद ने प्रैक्टिस कर ली तो अपने हिसाब से कॉन्फिडेंस हो गया कि आगे दिक्कत नहीं आएगी, वो काइनेमेटिक्स हो कि न्यूटन डायनेमिक्स हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। और 11th में जैसे NCERT ज़रूरी थी बायोलॉजी के लिए तो काफ़ी, 11th की केमिस्ट्री के लिए उस टाइम और फिजिक्स के लिए NCERT उस टाइम रिकमेंड नहीं करते थे, तो फिर मैंने नहीं पढ़ी थी।
और 12th में बायो की एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से की, बार बार की। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड वाले सवाल आते थे उनको ध्यान से पढ़ा। लेकिन फिर बीमार होने के बाद तो ये हो गया कि ज़्यादा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। तो उस टाइम थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ा मुझे कि फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी से टीचर कहते हैं कि ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, तो उसे छोड़ दिया। फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी 11th की छोड़ दी, 12th की तो फिर भी पढ़ी। और एनसीईआरटी से फिर अच्छे से हो गया। और मैं ये था मैं कि हल्की बात रुकूंगा, जैसा आपने बोला कि शुरू में 12th की एनसीईआरटी तो पढ़ी और एक मोमेंटम बन गया होगा। हाँ और एक पढ़ाई पे जब मोमेंटम बन जाता है तो लगता है एकदम कोई ब्रेक ना लग जाए, फिर एकदम आप बीमार पड़ गए, तो वहाँ आपने संभाला कैसे अपने आप को? पहले मैं वहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। वो बीमार हुआ था तब तो मेरे लिए वो अनएक्सपेक्टेड था सर, बिल्कुल कि मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा था एक बार फिर से। 11th में मतलब ख़राब होने के बाद भी 12th में ठीक चल रहा था, लेकिन फिर वो हो ही गया। लेकिन जब यहाँ पे वापस आया तब मतलब मैंने समझा कि अप डाउन तो होते रहते हैं, मतलब कुछ ये। फिर भगवान में मानने लगे थे उस टाइम। तो पहले तो इतना ज़्यादा पूजा नहीं करते, लेकिन फिर मम्मी को भी टेंशन होने लगी, पूजा करने लगी। हमने भी कहा जैसे जो भी है ठीक है, एक बार फिर से करेंगे तो भी हो जाएगा, ऐसा घबराने की कोई बात नहीं। वरना ड्रॉप घर वाले ने पूरा सपोर्ट था, घर वाले कह रहे नहीं होगा तो ड्रॉप दिला देंगे। ऐसा उन्होंने भी ये नहीं कहा कि तुम जरूर अभी करो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, तो मम्मी ने भी और आपकी भी, सबकी जो आस्था है उस पावर के साथ, भगवान के साथ, थर्ड पावर के साथ, तो उसका कनेक्शन होना ही अपने आप को वापस से पावर में पावरफुल बनाना हो जाता है। बहुत बढ़िया। फिर आपका ये जो आप बता रहे, आगे बताइए क्या कह रहे थे, मैंने रोका था बीच में जहाँ। तो मतलब उस टाइम पे लेकिन जो मतलब 11th से प्रैक्टिस हो गई थी। मेन तो मुझे अभी भी याद है, जैसे कि मतलब मैं याद करता था अपने आप को ही कि जब मैं यहाँ पे आया तब मैं ये सोचता था। तो उस टाइम मैंने उसी पे ध्यान दिया कि जब आए थे तब तो कुछ नहीं था, अभी फिर से कुछ नहीं है। तब भी पढ़ाई की थी, अब भी पढ़ाई करते हैं। तो गजब बात है, मतलब कितना कूल होके बोल रहे, आए थे तब भी कोरे कागज थे, कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं, उससे पढ़ाई चालू करे, वापस पढ़ाई चालू कर देते हैं और वापस से नई शुरुआत। मतलब तुमने कितनी बार रीस्टार्ट किया यार? ये एक बार तो जब 11th में आया पहली बार, पहला रीस्टार्ट। सुनना ध्यान से बच्चों, एक एक ध्यान से। रीस्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए सबने 12th फिल्म पिक्चर देखी होगी, मेन चीज़ क्या थी? कभी भी मैदान जंग छोड़ना नहीं चाहिए, कभी अंदर से टूटना नहीं चाहिए, कभी हार स्वीकार करना नहीं चाहिए, वापस से बाउंस बैक, रीस्टार्ट करना चाहिए, कुछ भी संभव है। हाँ बताओ। और फिर 11th का जो मेजर हुआ तो उसमें छुट्टियों में जाने के बाद काफ़ी कम पढ़ाई हुई थी। लेकिन फिर भी मतलब छुट्टियां मिल गई थी तो ऐसे खुश था मन, स्कोर कम आने के बाद फिर भी बढ़ जाएगा। तो वो दूसरा रिस्टार्ट था मेरा 12th में आने के, पहला 12th। उस टाइम फिर टीचर्स ने भी कहा मतलब अच्छा करोगे, उन्होंने बूस्ट किया कि 11th के मतलब कोई नहीं, 12th में फिर से पढ़ा देंगे तुम्हें, बस तुम अभी ध्यान से पढ़ना। वो मेरा सेकंड रिस्टार्ट था। फिर बीमार होने के बाद वो थर्ड था, बोर्ड के बाद वाला फोर्थ था। 4 रिस्टार्ट। और उसके बाद भी मतलब ये कूल होकर कि जब एग्ज़ाम पास आ गया तो आपस आप ही नहीं, मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरा तो वो नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? नहीं, बोले जितना हो गया सो हो गया, जो स्कोर आ जाएगा ठीक है। घर वालों ने बोल दिया बेटा कोई बात नहीं, जो कर लोगे ठीक है, वरना एक साल वापस और अपन करेंगे ट्राई। वहाँ से भी बिल्कुल कूल। तो पेरेंट्स भी ध्यान सुने, बच्चों पे प्रेशर न डालें। और बच्चा कितना कूल होकर चल रहा है कि 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दी, बच्चों से छूटती नहीं पढ़ाई, किताब हटती नहीं दूर। लेकिन ये होता है तरीका बोल्डनेस का, ये होता है अपने को रिलैक्स रखने का, अपने को अंदर से कूल रखने का, और अपने प्रति जो रिजल्ट होगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार कि मैंने जितना किया उतना रिटर्न कर लें, वही बहुत है। चलिए अभी सोर्स की बात चल रही, तो एनसीईआरटी आपने करी। और अपने एलन सिस्टम के हिसाब से क्या, कई तरह के अपने होते रहते हैं इसके अंदर। वो T20 खेल भी हुआ, मैंने फिजिक्स का 10 कदम खेल ये भी चालू किया था। क्या तब देखते थे, क्या करते थे? VM सर की एक्सप्रेस भी आई थी हमारे पास। तो आई थी देखी थी। लेकिन उस टाइम सर जैसे बीमार होकर निकला ही था मैं, तो उस टाइम कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा अभी इतना तो पॉसिबल नहीं है, मतलब फैल ही जाएंगे उस टाइम पे। तो फिर मैंने कहा कि एक बार फिर से हर बार की तरह फिर से एक बार टीचर के पास गया, उनसे पूछा। और फिर आखिर में यही लगा कि मतलब अगर कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा तो कोई भी सवाल हो जाएगा। तो मेन यही नोट्स में कॉन्सेप्ट थे, बेसिक स्टार्टअप के लिए क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज 2 की नीट की, और एट अ ग्लांस वो बढ़िया बुक थी वो की। फिर इतना हो गया कि कुछ नहीं होगा तो डेराइव कर लेंगे, वरना नया सवाल आएगा तो अप्रोच हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। बच्चों आपको ध्यान है, मैंने एक अपने किसी वीडियो में बोला था, क्लास लेते समय बोला था कि हमने 85 की जो पढ़ाई करी थी, तो 1985 की बात बता रहा हूँ, तो उस समय हमारी मम्मी ने बोला कि आपकी ये फर्स्ट ईयर TD से एग्ज़ाम हो गए, चलो ननिहाल चलना है, वहाँ हमारे नाना जी का वैकुंठ उत्सव है। अब मम्मी के आगे शिरोधार्य, चलो साहब, बोले होते रहिए पढ़ाई बाद में सोचेंगे। हमको
फॉर्म भर चुके राजस्थान पीटी का, एग्ज़ाम है। बोले नहीं चलो, आराम से 15-20 दिन बाद वहाँ से लौटे तो 11 दिन रह गए एग्ज़ाम के अंदर। अब बोले कि किताब विताब होती क्या, तो मालूम पड़ा एक फिजिक्स में उस समय बुक थी रतन लाल माथुर, RL माथुर। हम हिंदी मीडियम के, मार्केट में गए तो बुक ही नहीं मिल रही हिंदी मीडियम की। एक दोस्त था ब्रिटिश मुक्ता, उसके पास गए तो हिंदी मीडियम का वो बुक पढ़ रहा था। बोले मैं इस पर टिक भी कर रहा हूँ, दे नहीं सकता तेरे को मैं। हाँ, इंग्लिश मीडियम की मेरे बुक मिली किसी थ्रू, मैंने उसको ले रखी, आधी फाड़ रखी, आधी उसके पास है, तो चाहे आधी ले जा। मैंने यार मेरा मीडियम हिंदी है, तू यार कह रहा है इंग्लिश की ले जा, और तू देना नहीं चाहता। बोले कोई दे दे यार। तो उसने मेरे को आधी जो इंग्लिश की बुक थी वो दे दी मेरे को, और बेटा मैंने उससे इंग्लिश के साथ डिक्शनरी यूज़ करते हुए जितने चैप्टर कर सका करा। और फिर यही बात सोची तुमने सोची थी कि अगर मैंने सब्जेक्ट के अंदर अपने को कंसेप्ट बिल्डिंग करी है, अगर मेरे को आता है, लॉजिक रीजनिंग है, तो मान लो सीधे क्वेश्चन वहाँ आ रहा है, वहीं अप्लाई करके देख लेंगे। और वहाँ अप्लाई करा और वहाँ आराम से आके क्वेश्चन हो गए। आज तुमने बात प्रूफ कर दी कि जितना आता है, अगर कंसेप्ट बिल्डिंग हो रही है, अगर हमारा थॉट डेवलप हो रहा है, अगर हम क्वेश्चन के लिए हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं, हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो फिर हम समझ लेंगे क्वेश्चन ने क्या दिया क्या पूछा, वहीं कर लेंगे। और ये हमने वो तरीका लगाया था। आज ये बात बहुत मतलब गजब की लग रही है, लग रहा है कि वास्तव में ऐसा संभव है। बच्चों को इसको मानना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं बना 85 में, एक आज आप बने 2024 में, जिसमें आपने रिलैक्स होकर, मतलब मैं इस यात्रा को समय लग रहा है अपना निकलता जा रहा है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि समय चलता रहे, आपके साथ बात करता रहूं, क्योंकि आपने ऐसी बातें करी जो कईयों को लगेगा यार ये संभव नहीं, झूठ बोल रहे दोनों जने। जबकि तुम जो कह रहे हो कि तुमने 4 बार रिस्टार्ट किया है, और तुम 2-3 बार तो तुम्हारे लंग्स की प्रॉब्लम हुई, डेंगू हुआ, मम्मी को डेंगू हुआ, और क्या क्या तरह की बातें हुई। बच्चों ध्यान सुनो, तुम्हारे साथ कहीं किसी ऐसा नहीं हुआ होगा, और तुम फिर घबराते रहते हो। सर मेरा रिवीजन नहीं हुआ, मेरा बैक पोर्शन नहीं हुआ, मेरी NCERT के शॉर्ट नोट्स थी, मेरे को बायो में याद नहीं होता, सर मेरे से सिली मिस्टेक हो जाती है। अरे सब बातें बहुत छोटी हो गई। आप जरा सोचिए, इसकी जर्नी देखिए, सीखिए, थोड़ा सा समझिए, होश में आइए और जगिए। कुछ भी कर सकते हो आप, तो इससे बहुत अच्छी स्थिति में हो, बहुत अच्छी। खुद सोच लो अपने अंदर की अदालत में बात करके कि आपकी ऐसी स्थिति है क्या। इसको 4 बार रिस्टार्ट करना पड़ा, और उसके बाद भी कितना कूल होकर लास्ट मोमेंट एग्जाम में कोई भोखलाहट नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई छटपटाहट नहीं, एक मुस्कुराहट के साथ पहले फुटबॉल भी खेली और आराम से मस्ती से बोला जितना आ जाएगा उतना सही। आपको सोचोगे सर इनको तो था कि अगले साल फिर दे लेंगे, हम तो घर वालों के हिसाब से अब दे रहे, जो दे रहे लास्ट टाइम दे रहे। नहीं जी, वो अपनी जगह। कूल जितना रहोगे उतना अच्छा हल्का रहोगे, और जितना हल्का रहोगे उतनी आसानी से उड़ान भरोगे। इसलिए कभी इस पर भार बताने दो। चलो बेटा, कुछ आपसे और बात करते हैं। तो आपके और सोर्स क्या थे? जैसा भी बात चल रही थी, आप एक्सप्रेस नहीं देखी, लेकिन आपने T20 का खेल भी चला था अभी हाल। मैंने फिजिक्स का 10 का दम अभी चालू किया था, बच्चों की से डिमांड आई थी, तो मैंने हल्का सा बाद में रिवीजन भी चालू किया था। कुछ आप जुड़े उसमें, देखा, कुछ फ़ायदा हुआ? वो ये डिवाइस है सर हमारा। अच्छा, नहीं आपको डिवाइस तो आपको यही सही बात है, तो आपने देख ही नहीं सकते, फिर कैसे देखोगे? ठीक है, लेकिन वैसे से पता चलता था, ऐसे दोस्त बताते BM सर ये कर रहे हैं, मैंने कहा सही है। फिर उनसे बातें करते, वो कह रहे बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा ठीक है देखते हैं कभी। और जैसे PDF, फिर मम्मी वाला फ़ोन था, उस पर कई बार PDF देखी थी वो, आप जैसे आपका नंबर भी था, आप PDF भेजते थे, वो देख लेते थे। हाँ, वो देखते थे। मैंने बस कोशिश करी थी कि बच्चों के साथ कि यार बच्चों को कई बार मेडिकल में न्यूमेरिकल से डर लगता है, ग्राफ से डर लगता है, नए क्वेश्चन से डर लगता है, कई बार अप्रोच नहीं हो पहले से, तो छोड़ते क्वेश्चन हमारे मतलब का नहीं। जबकि ये फील आनी थी कि पढ़े हुए टॉपिक का है, सिलेबस के टॉपिक का है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोशिश तो करो, हो सकता आप भी कर लो। तो प्रयास किया था। चलिए आगे बताएं जरा। आप बच्चे सुनना चाहेंगे कि आपका रूटीन डेली का क्या होता था। ये हमेशा इनका क्वेश्चन होता है, इनके दिमाग में रह जाएगा वरना और कुछ नहीं। वो डेली जैसे जब जिस टाइम हमारी क्लासेस चलती थी उस टाइम शाम का बैच था, वो लगता था 2 से 8:30 बजे। तो फिर उस टाइम तो फिर मैं 12:30 बजे तक, रात को 12 साढ़े 12 तक पढ़ लेता। फिर सुबह 8 घंटे, मतलब 8 घंटे का सोने का तो मेरा ऐसे 100% था ही, 8 घंटे तो सोना ही है। फिर 8 साढ़े 8 बजे उठना। कितने सोते थे रात को? 8 घंटे नहीं, रात साढ़े 12 से 8:30 या 8 बजे, मतलब 12 साढ़े 12 सो जाते थे। हाँ। लेकिन 8 घंटे तो सोना ही है। हाँ, मतलब 24 का 1/3 तो सोना ही है। यस सर। ये सबसे बड़ी खास बात है, ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस, और ये सबसे बड़ा कह दीजिए हिम्मत वाली बात है कि 8 घंटे सोना, बाकी देखा जाएगा 16 घंटे में क्या करते हैं। और उसमें आपका क्या चलता था? पढ़ाई, जब आपका स्वास्थ्य सही था तो आपका बिल्कुल रूटीन मेंटेन था, करंट पोर्शन बिल्कुल मेंटेन होता था, बिल्कुल मेंटेन, पढ़ाई का पूरा करंट हो कि बैक हो, सब मेंटेन होता था। यस सर। और टेस्ट के हिसाब से आराम से टेस्ट को बिल्कुल अपने हिसाब से एक जुनून के साथ देते थे।
हाँ, लेकिन उस टाइम ये था सर, जिस टाइम सब बिल्कुल ठीक था, उस टाइम जैसे एक्सपेक्टेशन हो जाते टेस्ट से कि इतना स्कोर करना है, लेकिन जब बीमार था तब एक्सपेक्टेशन खत्म हो चुकी थी। कोई ये नहीं सोच लीजिए हम भी बीमार हो जाए ताकि हम पहले आराम से रिलैक्स करते हैं, क्या मतलब जो आ जाएगा, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर कर लेंगे। कुल मिला के सीखना चाहिए कि स्थिति कैसी भी हो, मन स्थिति आपके हाथ में है, बाहर की स्थिति आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मन स्थिति अगर आपके हाथ में है तो वहाँ आप अपने को अंदर से इतना मजबूत कर सकते हो कि अपने मन को जीत सकते हो, और जिसने खुद को जीत लिया वो दुनिया को झुका भी सकता है और जीत भी सकता है। ध्यान रखना बेटा, और ये प्रूफ करके दिखाया डॉक्टर दिव्यांश ने। बहुत गजब की इनकी बातें दिख रही मेरे को, इसलिए मैं आपको बीच बीच में रोक के दे रहा हूँ जोर, ताकि बच्चे ध्यान से इस बात को समझें कि आपने बोला कि जब लगता कि ठीक पढ़ाई चल रही, अच्छी चल रही, तो आ जाता कि स्कोर आ जाए, तो हल्का सा स्ट्रेस, पहले से ही कुछ ना कुछ सोचना, तो एंजाइटी, कुछ ना कुछ हल्का सा लगता है, उत्सुकता, और उस चक्कर में गलती ज़्यादा हो जाती है, वो स्कोर नहीं आता। और जब लगता है बीमार पड़ गए, जब भी ठीक है टेस्ट दे के आ जाते हैं तो स्कोर आ जाता है, और जितना पढ़ा उसका स्कोर ले आते। चलिए बताइए, हल्का सा रूटीन बता रहे थे आप। फिर जैसे 8 बजे फिर उठते ही जैसे नहा धो के फ्रेश होके 3 घंटे मैं फिर से पढ़ता, जैसे रात को 3 घंटे हो गए, सुबह 3 घंटे हो गए, 6 घंटे क्लासेस, वो हो जाता था लगभग 11-12 घंटे। कभी कभी जब अच्छे से चलता रहता था तो सुबह 2 घंटे पढ़ लेते थे, भाई बहन था उनसे बातें कर लेते थे, इतना ठीक था। क्योंकि आपकी सेकंड शिफ्ट थी क्लासेस की, इवनिंग शिफ्ट थी ना, तो सुबह आपको पढ़ाई का टाइम अपने रूम पे मिलता था। यस सर। हॉस्टल में कि हॉस्टल में रहते थे? नहीं, पीजी में मम्मी के साथ रहते थे। कहाँ रहते थे? कोटा में? दादाबाड़ी में। दादाबाड़ी में, ओके। लेकिन जो वो है, जिस टाइम पे अभी जो 40 दिन थे नीट की तैयारी के लिए, इसमें था कि पेपर ही छुट्टियां हो चुकी थी। ये दिन ढंग से बताओ, क्योंकि इन बच्चों में एक बात है, ये आज मैंने बच्चों से बात भी करी, और बच्चे हर तरह के बच्चे इसको देख रहे होंगे। बच्चों को सबको मालूम है कि हर ने लास्ट के 40 दिन लपक के रगड़ के पढ़ाई करी है, एक सनक के साथ, एक ललक के साथ, एक जुनून के साथ, जिद के साथ, कुछ कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाद में जब इनका रिजल्ट आया तो उनको लगा रिजल्ट तो हमको छोड़ रहा है, तो इनको लग रहा है यार थोड़ा सा अगर ये 1 साल कर लेते ना तो कुछ अलग बात होती। और अगर जिसका इस बार नहीं हो रहा, तुम्हारा क्या सोचता है बताओ, तुमको मैसेज भी देना बाद में। जो अभी इन्होंने पिछले 1 महीने या 40 दिन लपक के पढ़ाई करी, अगर इसी पढ़ाई को 2025 के लिए आगे 11 महीने कर लें तो क्या सब निकल जाएंगे? सब के सब निकल जाएंगे सर। तब तुम बोलो एक बार इनको, मैं क्या बोलूं, तुम बोलो। मतलब अगर एनर्जी के साथ, अगर पढ़ने का मतलब सच में मन ही है, ऐसे मतलब जैसे मैं तो क्लास के बच्चों से मिला हूँ, काफ़ी बच्चे तो पढ़ने वाले थे, बैच बहुत बढ़िया था, लेकिन कुछ बच्चे जैसे बीच में मोबाइल चलाते, तब हम भी डिस्टर्ब होते, बाकी क्लास को भी डिस्टर्ब करते। तो मैं जितने बच्चों से मिला हूँ, अचीवर के बच्चों से मिला हूँ, मैं उन्हें भैया कहता कि मतलब उनसे हाल चाल पूछता रहता, तो उतना था कि वो सब भी बढ़िया थे, वो मुझे बताते कि हमने ये गलती की, तू मत करना। अचीवर वालों ध्यान से सुन लो, नाम तुम्हारा अचीवर है, लेकिन तुम्हें अचीव करना चाहिए। और ये आपसे कह रहे हैं, आपको भैया बोलते हैं, आप सबको भी अपना मेडिकल कॉलेज चाहिए, ये आपसे उम्मीद करते थे कि आप इनको सपोर्ट करो। और आज देखो ये तो आराम से 720 लेके बिल्कुल टॉप पर हैं। तो ज़रा जिनको आप सपोर्ट कर रहे थे, जिनसे आप ये मान लो जिनसे हेल्प की उम्मीद कर रहे थे, आज वो जानते कि आप तो कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप तो पहले से अनुभव रखते हो भाई, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो आप इनको बच्चों को बोलो भाई कि अगर हम ये पढ़ाई जो अभी 1 महीने 40 दिन हमने करी थी, जैसे आपको अभी बता रहे थे, तो अगर ये अगले साल जो बच्चे वापस अगर 1 साल डिवोट करते हैं, इनको ड्रॉप नहीं बोलना चाहिए, ड्रॉपर नहीं बोलना चाहिए, तो क्या ये सब आराम से गेट थ्रू कर सकते हैं? वो आसानी से हो जाएगा सर, बस थोड़ा अपने आप में फेथ रखना है, सिस्टम पे फेथ रखना है और टीचर्स पे, वरना काफ़ी बच्चे मतलब टीचर्स पे भरोसा ही नहीं करते हैं, जैसा मैंने देखा है। लेकिन हमारे केस में जितने बच्चों ने भरोसा किया वो सारे के सारे निकल ही चुके हैं टीचर्स के, और जो नहीं निकले टीचर्स उन्हें भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने जैसे अभी टीचर बता रहे हैं कि ये कर लेना चाहिए, और भी फील्ड्स में अगर कनेक्शन टीचर के साथ बढ़िया रहेगा तो निकाल ही देते हैं टीचर बच्चों को। कितनी बढ़िया बात है, टीचर डिलीवर है, आप स्टूडेंट रिसीवर हैं, आपको अपने डिलीवर पे पूरा, टीचर पे अपना पूरा ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, फेथ भी नहीं ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। वो जैसा बोले वैसा वो कह दें, अगर वो कह रहे दिन नहीं बेटा रात है, हाँ सर आपने बोल दिया तो रात है, ऐसे उनके साथ की बात होनी चाहिए। और जब भी उनकी मुलाकात हो उनके लिए बिल्कुल उनके साथ खुली किताब की तरह, कांच की तरह बिल्कुल साफ होना चाहिए, जो है सो बता दो, क्योंकि वो आपकी हर तरह की हेल्प के लिए तैयार है। आपने बताया आप बीमार पड़े तो आपसे मिलने वहाँ पे भी आए, उसका कारण ये था कि आप इतना अच्छा विद्यार्थी थे, इतना अच्छा पढ़ाई करते थे कि आप सब टीचर की गुड बुक में आ चुके थे, सब आपको अपने केयरिंग के हिसाब से अपना मोरल पार्ट मान के चलते थे। चलिए ठीक है, अब लास्ट में एक बात और करें, बातें अपनी पढ़ाई की भी हो गई, सब हो गई।
आपको क्या लगता है बच्चा कुछ और क्या क्वेश्चन लेके चलता होगा दिमाग में, क्योंकि आप इस जर्नी को आपने इसको जर्नी को जिया है, इस जर्नी का सफ़र तय किया है, क्या क्वेश्चन होता होगा? रूटीन हो गया, सोर्स हो गया, पढ़ाई का तरीका हो गया, पेपर अटेम्प्ट करने की बात हो गई, सिली मिस्टेक का कंट्रोल की बात आप चाहो वो बता दो बच्चों को, लेकिन जो आप बोलोगे उसको बच्चे बिल्कुल फॉलो करेंगे। मैं एक टाइम पे ऐसा सोचता था कि मतलब नीट के पेपर को क्लियर करने के लिए मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड कितना है, कि मतलब कई बच्चे 4 साल से आते, 4 साल के लिए, मैं जैसे 2 साल 11th-12th में आया, कई बच्चे लीडर में 1 साल के लिए आते इसको सब बच्चे ध्यान से सुने भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज़िंदगी के आपने 10th के बाद 11th-12th 2 साल लगाए, या 12th के बाद आए तो उसके बाद आपने 1 साल लगाया, या फिर 1 और साल लगाया। एग्ज़ाम पैटर्न, कंडक्टिंग बॉडी आपको बोलती है कि आपके अटेम्प्ट कितने अलाउ है इसके अंदर, अनलिमिटेड, जब तक चाहो। तो फिर आप बोले ज़िंदगी बहुत लंबी है, ऐसी भी क्या जल्दी है। लेकिन जितना लेट हो जाओगे उतना लेट होते जाओगे, उतना जितना आपके साल लगते जाएंगे उतना आप बेहाल होते जाओगे। और अगर आपने एक बार में ढंग से कर लिया तो निहाल कर जाओगे, कमाल कर जाओगे। तो जैसे फिर मैंने देखा, जैसे मैंने तो 11th में पढ़ाई की थी, लेकिन कुछ साथ के बच्चे जो 11th में नहीं पढ़ पाए, ऐसे नाम भी याद है मुझे। एक बच्चा 12th में, 11th में उसका कुछ स्कोर नहीं रहता था, 12th में उसने पढ़ाई की शुरुआत की थी, हमारे साथ देखते रहते थे, और उसका अभी 1 साल के अंदर 685 स्कोर आया है 11th में बिना पढ़ाई की। तो मतलब ऐसा नहीं है कि काफ़ी पहले से पढ़ाई करनी ज़रूरी है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम तो मतलब 6th से 11th में नहीं आए, हम 9th से 11th में नहीं आए, हम 11th से 11th में नहीं आए हैं, लेकिन पढ़ाई करने के लिए 1 साल काफ़ी है नीट क्लियर करने के लिए। 1 साल है, और अगर ज़्यादा चाहो तो 10th का 2 साल बहुत है। यस सर। लेकिन 12th के साथ अगर बच्चा 11th के साथ चालू कर देता है तो 12th के साथ निकल सकता है। 2 साल बहुत है, सही ना बात? ये मेरा भी आइडियल है। बिल्कुल लगता है ना आपको आइडियल है सर? मतलब ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में बहुत साल है अपन, ऐसी भी क्या अटेम्प्ट की लिमिटेशन है नहीं। जितना ज़्यादा आप आगे और अटेम्प्ट देना चाहोगे उतना ढीले होते जाओगे, ठंडे होते चले जाओगे, जोश कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में बच्चों को मैसेज दे दो जो आपको देना चाहते हैं बच्चों के हिसाब से। बच्चों को आप इस समय लास्ट में जो बोलोगे बच्चा उसको पत्थर की लकीर मानेगा। मेरा तो मैसेज यही है कि हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना ज़्यादा मत बढ़ने दो, मतलब अपने आप पे बस इतना रखो कि जो मतलब भगवान देगा इतना काफ़ी है हमारे लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसके लायक थे, ये नहीं मिलेगा तो ऐसा हो जाएगा ज़िंदगी में, वैसा हो जाएगा। जितना मतलब ज़्यादा तो काफ़ी कम ही सोचो। जितनी बार मैंने ज़्यादा सोचा मैं हर बार गिरा हूँ, जितनी बार कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी उस टाइम पे हर बार बढ़ा था। मेरे लिए तो यही है सर। एक मैं वर्ड बोलता हूँ रियलिटी, एक बोलता हूँ एक्सपेक्टेशन, और दोनों का डिफरेंस करो तो इक्वल टू कहता है हैप्पीनेस। अब सोचना, रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू हैप्पीनेस। अगर आपके एक्सपेक्टेशन को आप कर दो 0 तो रियलिटी आपकी हैप्पीनेस बन जाएगी। वो ऐसे एक बात याद आ रही है, जैसे कर्म करो फल की चिंता ना करो, ये कई बार दिमाग में आता था। बिल्कुल, और तुमने यही बात अभी बोली, वास्तव मैसेज भी दिया। यही बच्चों से सबसे कह रहा हूँ, सबको मालूम है लाइफ के जब भी पार्ट में हमको कोई भी काम करना हो, हमारा काम क्या है, बस हमें कर्म करना है, ईमानदारी से अपने एफर्ट्स को क्षमता के हिसाब से अप्लाई करना है। बाकी उससे जो क्षमता उसके चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, रिजल्ट उसके ऊपर छोड़ना है। रिजल्ट की चिंता पहले से नहीं करनी, वो सब डिसाइड वो करेगा, हमें अपने एफर्ट्स करने, उसमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। बस ये ध्यान रखना चाहिए। चलो बच्चों, जब रिजल्ट आएगा तब बाद में और बात करेंगे। आज इतनी ही मुलाकात, बस मुस्कुराते रहिए और जो बोला है उसको समझिए, कैसी जर्नी है, कितनी डिफ़िकल्ट जर्नी थी, लेकिन फिर भी इस जर्नी को सक्सेस जर्नी में तो कन्वर्ट किया, केवल सिलेक्शन नहीं। आज फुल स्कोर के साथ, एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन के साथ मेरे साथ ये आपसे लगभग 1 घंटे से ज़्यादा बात कर रहे हैं। चलिए इनको बेस्ट विशेष दें कमेंट बॉक्स में, और आगे मुलाकात करेंगे। जब रिजल्ट आएगा सेलिब्रेशन के साथ बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।